Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet and I am here to teach you mathematics. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, उनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिसमें से हमने फाइंड आउट किया था कैसे को डोमेन देखते हैं, कैसे रेंज देखते हैं, कैसे डोमेन देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि वन वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि फंक्शन का क्वेश्चन जो होता है वो उसमें दो सेट तो गिवन होते हैं, उसके अलावा एक रिलेशन भी होता है जिसके अकॉर्डिंग हम डोमेन में से मेंबर्स उठा के वैल्यूज निकालते हैं, उसकी रेंज पता करते हैं कि कौन सी रेंज है या कौन। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में फंक्शन जो है डिफरेंट एज्यूम किया जाता है। जो अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एफ ऑफ एक्स जो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट होता है। तो वो जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें सारा बिहेवियर क्वेश्चन का उस एक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, तो मैंने दोनों सेट से सेट ऑफ रियल नंबर्स ले ली। आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स। ये तो आपको पता है ना कि एक्स कहां से लेंगे, फर्स्ट सेट से। तो सी एंड सी इज अ कांस्टेंट। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जैसे 1 2 3 4 5। वेरिएबल की वैल्यू जो चेंज होती है, वेरिएबल कहने से मैंने पहले। तो अगर ऐसे टाइप का कोई फंक्शन है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब आप देखो कि इसमें जो मर्जी में आप एक्स आर में से एक्स उठा के पुट करो 1 2 3 1 बाय 2 1 बाय 3, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। सपोज मैंने एक फंक्शन कांस्टेंट क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब आप यहाँ पे कुछ मर्जी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 100 ले लो, 1 बाय 2 ले लो, 1 बाय 5 ले लो, सो ऑन ले लो। वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 4 रहेगी। जैसे फॉर एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 4, फॉर एक्स इक्वल टू -1 एफ ऑफ -1 वो भी क्या रहेगा, 4 है। तो एफ इक्वल सॉरी, अगर एक्स सपोज कर लो मैंने ले लिया 4, तभी भी एफ ऑफ 4 क्या रहेगा, 4। मतलब वो ये वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि यू कैन अज्यूम एनी रियल नंबर। तो रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज रेंज क्यों, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर को एज अ कांस्टेंट फिक्स कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 112 सो ऑन। तो उसकी रेंज और डोमेन दोनों क्या होगी, सेम। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या हुआ, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड by
f of x equal to x for all x belonging to x, इस x में से कोई भी x उठा लो तो आंसर भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन आई भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ f, आई ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने क्या किया, x सेट को r ले लिया, f ले लिया r टू r बाय सेमी f ऑफ x, इसको हम i ऑफ x भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक, तो 1 उठाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा, 2 उठाएंगे तो आंसर 2 ही आएगा, 100 उठाएंगे तो आंसर हमारा 100 ही आएगा। मतलब जो आप वैल्यू लेंगे, जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू हमारी आंसर आ जाएगी, मतलब वही वैल्यू हमारी y में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज और डोमेन दोनों क्या होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। ठीक है, नंबर 3 पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। एनी एक्सप्रेशन, अभी पॉलिनोमियल क्या है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus so on up to an xn. Any expression of this form is called a polynomial. ठीक है, तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड सो ऑन। वो n पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा तो इतना आ जाएगा, 2 होगा तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डिग्री यू वांट। ठीक है, ये होगी हमारी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी यही होगा ऑब्वियसली, जिसमें f ऑफ x इस टाइप का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, 4 डिग्री होगा एंड सो ऑन। तो मैं अगर लिखूं लेट f of x, sorry let f be defined from set x to set y, set of all the integers y, f of x equal to x plus 1। तो this is also a polynomial of degree 1। ठीक है, क्योंकि x की पावर क्या है 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ऐसे फॉर्म की fx जहां पे होंगे वो क्या होगी, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो उसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू, सो द डोमेन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द रेंज विल आल्सो बी सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज इट डिपेंड अपॉन x। तो x की वैल्यू जहाँ यहाँ पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारा f ऑफ x आएगा या सीधा बोलूं तो y आएगा। ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। Next is number 4. This is very important, rational function. Rational function क्या होता है, if f of x equal to g of x upon h of x। ठीक है, ऊपर भी एक फंक्शन ऑफ x हो गया, नीचे भी एक फंक्शन ऑफ x हो गया, बट जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आप सबको पता है इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हमारा f of x इस टाइप का फंक्शन है, इसमें let f from r to r be defined by f of x equal to g of x from h।
ऊपर भी एक फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, नीचे भी एक फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शंस को क्या हम बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना, इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल्स होगी, बट उसमें जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली उसकी रेंज में भी दिस इज रेंज, दिस इज रियल, तो उसमें भी हमें जीरो जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। दूसरा होगा आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो वो क्या बोलेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। चौथा होगा हमारा रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देख लो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लूं 1/x, दिस इज आल्सो रैशनल फंक्शन। देखो अब जस्टिफाइड हो गया कि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो हमारा एफ ऑफ एक्स विल नॉट बी डिफाइंड, इसीलिए मैंने उसकी डोमेन में से जीरो को बाहर निकाला। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी किसी भी पॉइंट में। जीरो के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लो, दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी डिफाइंड। नेक्स्ट रेंज में भी जीरो को एक्सक्लूड कर दो तो आंसर क्या आएगा, कोई भी आएगा, बट ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो का मींस नॉट डिफाइंड। ठीक है, दीज आर आवर बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन को अगर मैं सिंपल भाषा में, देखो मैंने फंक्शन नहीं लिखा, मैंने फंक्शंस बोला। फंक्शंस बोला इसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। सपोज 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में 4 भी हो सकते हैं। कंपोजिशन का सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि गिवन टू फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाना, कि जिसकी एक अपनी डोमेन होगी, जिसकी एक अपनी कोडोमेन होगी। ठीक है, दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाना जिसका अपना एक रेंज होगा, सॉरी जिसका अपना एक डोमेन होगा और अपना एक कोडोमेन होगा। डेफिनेशन क्या है इससे आपको क्लियर होगा। लेट एफ फंक्शन मैंने ए से बी तक डिफाइन किया, इसकी ये होगी डोमेन, ये होगी कोड। जी फंक्शन मैंने बी टू सी डिफाइन किया, ये इसकी होगी डोमेन, ये इसकी होगी कोडोमेन। देन composition of f and g, that is g of f at what point, at x, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने के कोई पॉइंट तो चाहिए ना, तो वो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। ये कैसे सॉल्व होता है, g at f of x। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो मैंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग दो फंक्शन थे, इन दोनों को कंबाइन किया, उसका एक अलग से फंक्शन बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे। अब आप एक बात का ध्यान रखो, जब भी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये तभी बनेंगे जब एक फंक्शन की कोडोमेन दूसरे फंक्शन की डोमेन। ठीक है, अगर पहले फंक्शन की कोडोमेन दूसरे फंक्शन की डोमेन के बराबर है, दोनों बोथ आर सेम, देन ओनली इन दैट केस वी डिफाइन कंपोजिशन g ऑफ f। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, हम f ऑफ g भी लिख सकते हैं, f ऑफ g एट x। बट अब देखो, पहले f ऑफ g ऑफ x का इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ, f हमने डिफाइन किया एट gx, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो g चाहिए, g होगा b टू c, तो उसके बाद हमें f चाहिए, f हमारा क्या हो गया, a टू b। पहले फंक्शन की कोडोमेन दूसरे फंक्शन की डोमेन नहीं बन रही, तो उस केस में हमारा f ऑफ g डिफाइन नहीं होगा। f ऑफ g नहीं होगा, कौन सा होगा, g ऑफ f। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सारा सेम हो, मतलब
मतलब एक ही फंक्शन ले लो या फिर दो फंक्शन ले लो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ऑपोजिट होंगे तो उसमें हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। पहले composition of two functions f from a to b, g from b to c is defined as g of f at point x, that is g of f of x। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा कि हम अगर सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ये इसमें मैंने क्या लिया, x में से सॉरी a में से x ले लिया, तो मैंने क्या किया, f की वैल्यू एट x निकाली। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा, अगर g f के बाद g पे जाएंगे तो g की वैल्यू नॉट एट x बल्कि एट f ऑफ x डिफाइन। वो कैसे होगी वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन करने के लिए पहले फंक्शन की जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन की क्या बनी चाहिए, डोमेन बनी चाहिए। बट कंपोजिशन कैसे डिफाइन होती है, सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, let a 1 2 3 b 3 या फिर ये 4 5 6 c 7 8 तीन सेट ले लिए, f ले लिया a to b, g ले लिया b to c। तो मैंने आपको बताया एक की डोमेन दूसरे की रेंज बनी चाहिए, सॉरी दूसरे की कोडोमेन बनी चाहिए, इसकी कोडोमेन दूसरे की क्या है, डोमेन। तो मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं f, तो क्या हुआ 1 2 3 से 4 5 6 तक है। सिमिलरली g 4 5 6 से 7 8 9 तक है। तो देखो इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन दोनों सेम है, तो हम g ऑफ f एट पॉइंट x जो हम यहाँ से उठाएंगे डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज ये मेंबर जो है इस f और g के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स के साथ इनकी मैपिंग है, जैसे f ऑफ 1 कितना आएगा 4, f ऑफ 2 कितना आएगा 5, f ऑफ 3 कितना आएगा 6, यहाँ पे 4 का 7, 5 का 8 और 6 का 9 है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यूज g ऑफ f एट 1, g of f at 1 by definition it is equal to g at f1। x नहीं है, सिंपल नहीं है, 1 नहीं है, क्या है f of 1। तो मैंने बोला यहाँ पे f of 1 कहाँ पे गया, 4 के पास गया, तो यहाँ पे g कहाँ पे आया 4। अब g of 4 कहाँ गया 7, तो आंसर कितना है 7। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल ले लूं, तो आप g of f एट सपोज 2 पर फाइंड करना है, एट 2 पर, तो मैंने क्या किया g को अंदर रखा, f को 2 के साथ लगा, मतलब f की वैल्यू एट 2 फाइंड की, तो f की वैल्यू एट 2 कितनी आई, g of 5 है, तो g of 5 मतलब ये f का काम खत्म, तो हम यहाँ चलेंगे, g of 5 मतलब इस 5 पर पहुंचे, g के अंदर 5 की इमेज कितनी है 8, तो आंसर कितना है 8, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट, इन जनरल जो हमारा g ऑफ f होता है इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, ठीक है। कुछ केसेस कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिसमें रेंज और डोमेन दोनों ही फंक्शंस की रेंज और सॉरी कोडोमेन और डोमेन सेम हो, उस केस में हमारा f ऑफ g क्या होगा, g ऑफ f के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल पहले हम ये देखेंगे कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, तो एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें f ऑफ g ऑफ f के बराबर आएगा।
ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, जी भी मैंने डिफाइन कर लिया आर टू, ठीक है। इसमें आप देखो कि इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन के बराबर है, इसका मतलब हम कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें चेक करना है कि एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के बराबर है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसाइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम कर लिया, और लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये कुछ भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन अज्यूम करो 3x²। सबसे पहले हम लेंगे g ऑफ f, क्या है g ऑफ f कहाँ पे, एट x। तो ये क्या बना, g को बाहर रखा, f और f को अंदर। तो f ऑफ x कैसे डिफाइंड है, कोसाइन x। तो g की वैल्यू कहाँ पे होगी, कोसाइन x पर डिफाइंड। तो आपको ये तो पता है ना कि जहाँ पे x होगा वही वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ पे g ऑफ x था तो 3x² हो गया, तो मैं अगर g ऑफ कोसाइन x निकालूं तो क्या होगा, 3, जो x है x को रिप्लेस कर दो कोसाइन x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कोसाइन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा g ऑफ f आ गया 3 कोसाइन स्क्वायर है, अब हम f ऑफ g एट x फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। तो इसे कैसे लिखेंगे, f को बाहर निकाला, g ऑफ x को अंदर लिखा, दिस इज इक्वल टू f gx क्या डिफाइंड है 3x²। जहां पे x होगा वहां पे हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विद 3x। तो f ऑफ x अगर कोसाइन x होगा तो f ऑफ 3x² क्या होगा, कोसाइन ऑफ 3x। तो दिस इज क्लियर दैट g of f is not equal to f of g because these two quantities are totally different from each other. This implies g of f at x is not equal to f of g at x. Hence, तो ये तो एक एग्जांपल थी जिसमें g of f is not equal to f of g। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दी होंगी जहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि g of f डिफाइंड है या f of g। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर f की कोडोमेन g की डोमेन के बराबर है तो आप g of f डिफाइन करेंगे, तो अगर उल्टा होगा तो f of g आएगा। अब हम एक एग्जांपल वो सॉल्व करेंगे जिसमें f of g इज इक्वल टू g of f। Let a 1 2 3 b 4 5 6, ठीक है। Let f from a to b, that is f from 1 2 3 2 4 5 6। अगर g मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा फंक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे g क्या आ गया 4 5 6 2 1 2 3। हम कंसीडर करते हैं कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो है इस सेट के मेंबर्स दूसरे सेट के कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो पहले f ऑफ g एट x, तो f को बाहर निकाला, अंदर क्या आएगा g ऑफ x। सिमिलरली तो अगर g ऑफ f होगा एट x तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, g बाहर निकाला f ऑफ x हो। तो अब पर्टिकुलर वैल्यूज लो, एट x इक्वल टू 1, f ऑफ g एट कोई भी आप उठा लो, क्योंकि g हम अंदर लेंगे तो g को पहले, तो मैंने ले लिया f एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4 f ऑफ g एट 4, ये क्या आ गया f अंदर g ऑफ 4 कितना था 1, f ऑफ 1 कितना था 4, ठीक है। तो दूसरी साइड पर आप
ये आपका होमवर्क होगा कि आप प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ जी जो है डी ऑफ एफ के बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंपोजिशन। तो यहाँ पे तो मैंने 2 मेंबर्स ले ली, आप 3 भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट एफ फ्रॉम ए टू बी गया, जी फ्रॉम बी टू सी गया, एच सी टू डी। तो आपका एच ऑफ जी ऑफ एफ कहाँ पे जाएगा, ए टू डी जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आपने 2 फंक्शंस कंसीडर कर लिए, सपोज एफ एंड जी, तो मेरा क्या हुआ, एफ ले लिया ए टू बी और जी ले लिया बी टू सी। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एफ कहाँ गया था, ए टू सी गया। सिमिलरली अगर 3 फंक्शंस ले तो आपने क्या करना है कि बीच में से जो कॉमन है उनको छोड़ देना, फर्स्ट वन की डोमेन, लास्ट वन की कोडोमेन। ठीक, अब हमने ये देखा कि कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करें। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। A function f is said to be invertible if there exists another function g such that g of f is equal to f of g is equal to identity function। ठीक है, a function f is said to be invertible if there exists another function g such that g of f equal to f of g is equal to identity function। अभी आपने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, i of x equal to x for all x belonging to our given set, suppose x हो। तो अगर g of f equal to f of g वो x के बराबर आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया कि f इज इन्वर्टिबल। तो f का इनवर्स क्या होगा, g। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन let f be a given function such that f is defined from x to y. If there exists another function g from y to x such that g of f is equal to f of g is equal to identity function, then f is invertible and f inverse is equal to g। अब हमारा इनवर्स फाइंड आउट होगा और वो इनवर्स किसके बराबर होगा, g के बराबर। ठीक है, ये तो थी पहली डेफिनेशन इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1 1 और 2 के बारे में। ठीक है, सारे केसेस में पॉसिबल नहीं होता कि हम ऐसे g ऑफ f of g करके इनवर्स फाइंड आउट करें, तो उसके लिए इनवर्स की एक अलग डेफिनेशन है। इफ द गिवन function is 1 1 and on 2, अगर हमारा गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है on 2 भी है। 1 1 कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है, on 2 कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है। अगर हमारा फंक्शन 1 1 and on 2 है तो in that case then our given function f is invertible। ठीक है, in that case our function is invertible। ये जो है वो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर हमारा फंक्शन 1 1 and 2 देन our function is invertible
और अगर हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है देन अवर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अब हम एग्जांपल की हेल्प से पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इन्वर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है ये कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, हम 1 1 लेंगे और ऑन टू लेंगे, उसके साथ अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। एग्जांपल, ये एक सेट ले लिया, डायग्रामेटिकली अगर हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो वो ज्यादा देर तक हमें याद रहते हैं। दिस इज y, ये हमारा f है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा a b c d e, सबको एसोसिएट कर दो अंडर सम रिलेशन। तो पहले देखेंगे कि क्या ये हमारा गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 की डेफिनेशन अब बहुत बार हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमने दो प्री इमेजेस ले ली, वो डिफरेंट है तो वहाँ पे इनकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। तो आपने देखा 1 सारे के सारे एलिमेंट्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन क्या हुआ 1 1, दिस फंक्शन इज f इज 1। ठीक है, और दूसरा ऑन टू की डेफिनेशन कहती थी कि y का हर एक मेंबर कोई ना कोई x के मेंबर के साथ एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 1। सारे के सारे मेंबर्स एसोसिएट, कोई भी खाली नहीं है तो फंक्शन इज ऑन टू। तो अभी मैंने बोला था if our function is 1 1 and onto then our function is invertible, then f is invertible and inverse क्या होगा, and its inverse is। तो आप देखो अगर मैं इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखूं तो f फंक्शन हमारा क्या बना, f में 1 is associated to a, 2 is associated to b, 3 is associated to d, 4 is associated to c and 5 is associated to e, 5 is associated to e। ये हमारा फंक्शन है। तो हमें क्या चाहिए, f इनवर्स चाहिए। इनवर्स होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब हम y से x की जगह जाएंगे, तो y फ्रॉम y टू x के। तो अगर इस मैपिंग को हम उल्टा कर दें, वहां पे y होगा यहाँ पे x होगा, देन f इनवर्स क्या होगा, रिलेशन की फॉर्म में होगा तो a is associated to 1, a is associated to 1, b is associated to 2, c is associated to d, sorry c is associated, या फिर वो लिख लो d is associated to 3, c is associated to 4 and e is associated to 1। This is our inverse। इनवर्स कैसे निकला, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू था। अगर हमारा फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, या फिर ऑन टू है तो 1 1 है, देन इन दैट केस आवर फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल नहीं है तो इनवर्स कहां से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो वो आप चेक भी कर सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं कि चेक करो कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू नहीं है। तो आप देख के बता सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनाओ, डायग्राम में एसोसिएट करो हर एक मेंबर को, तो देखो 1 1 है, ऑन टू है, अगर है तो ठीक है इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। हमने लिया था फंक्शन लेट f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 2x। ये हमने 2-3 बार एग्जांपल कर लिए, इसको हम 1 1 प्रूव कर सकते हैं, 1 1 फॉर 1 1
let x1 comma x2 belonging to natural set of R such that x1 is not equal to x2. So f of x1 will also not be equal to f of x2. ये आप जनरल एग्जांपल लेके कर सकते हो, वेरी सिंपल. तो फंक्शन इज f is 1. ऑन टू भी कर सकते हो, फॉर ऑन टू ये बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी कर चुके हैं. फॉर ऑन टू क्या होगा, फॉर एवरी y belonging to capital Y there exists x belonging to R such that f of x equal to y होगा. फंक्शन ऑन टू भी होगा. ये कहाँ से आया, ये मैंने पीछे एग्जांपल ली थी ना 1 2 3 4 5 वाली. तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाफ होगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 होगा, सो ऑन. सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी. इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा. अगर 1 1 और ऑन टू दोनों, इसका मतलब दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल. दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल. तो इनवर्स क्या हुआ, ये तो हमने बोल दिया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल. तो इनवर्स कहां से आया, फॉर इनवर्स. ठीक है. अब आपको पता है f of x, we have f of x is always equal to y for some x belonging to capital X and y belonging to capital Y. f of x is equal to f of y, but in our case, हमारे केस में f of x is equal to 2x. This implies 2x किसके बराबर आएगा, y के, और x किसके बराबर आएगा, y by 2. तो f inverse is equal to y by 2. This is our inverse. तो इन्वर्टिबल फंक्शन की क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड, आपको यही अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में. कंपोजिट फंक्शंस में इन्वर्टिबल की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी वो बहुत कम यूज होती है. ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही यूज करते हैं. पहले आप 1 1 प्रूव करो, फिर ऑन टू प्रूव करो, फिर इन्वर्टिबल प्रूव करो और फिर इनका इनवर्स. इससे क्या होगा, आपको 1 1 भी प्रूव करना आएगा, ऑन टू भी प्रूव करना आएगा और इनवर्स कैलकुलेट करना भी है. आप बुक में से एग्जांपल सॉल्व करो, उनमें से देखो कि कौन से इन्वर्टिबल है या नहीं. अगर कोई इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इस टॉपिक की हमारे लिए क्लियरेंस मिलेगी. थैंक यू सो मच.